वाह, क्या आईपीओ है। एनएसई का आईपीओ मैम, शायद मेरी आपसे पहले भी बात हुई थी अनलिस्टेड शेयर्स को लेकर। अब एक इसमें बड़ी खबर सामने आई है कि अनलिस्टेड शेयर्स दिलवाने के नाम पर एनएसई के धोखाधड़ी की गई है और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत जो है वो मुंबई और चेन्नई में 8 जगहों पर छापेमारी की है। और ईडी ने ये जानकारी दी कि 27 फरवरी को हेडक्वार्टर इन्वेस्टिगेशन यूनिट की तरफ से ये छापेमारी की गई है। इसमें जो इन्वेस्टर्स को एनएसई के अनलिस्टेड शेयर दिलाने का वादा किया गया और उनसे पैसा ठगा गया, कोई शेयर उन्हें नहीं दिलवाए गए। ईडी ने ये जो 4 कंपनियां जिन पर एक्शन लिया गया है और उनके जो डायरेक्टर्स हैं उनसे जुड़ी संस्थाओं के कई बैंक और डीमेट अकाउंट जो हैं वो भी फ्रीज कर दिए हैं। वैसे एनएसई आईपीओ की अगर बात करें तो एनओसी मिल चुकी है सेबी से, अप्रैल में डीआरएचपी फाइल हो सकता है और कहा जा रहा है कि सेकेंड हाफ में, इस साल के सेकेंड हाफ में ये आईपीओ आ भी सकता है। तो मैम एनएसई आईपीओ बज़ में बना हुआ है जब से खबर आई है कि सेबी से मंजूरी मिल चुकी है, एनओसी मिल चुका है। अब इसमें अनलिस्टेड शेयर जो है वो 2000 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं मैम, और काफ़ी वहाँ पर भी वोलेटाइल देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इसमें रेगुलेशन की कमी की वजह से ऐसे फ्रॉड हम देख पा रहे हैं, और लोगों में मतलब इन शेयर्स को लेके ऐसा क्या है कि लोग अनलिस्टेड मार्केट में शेयर खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं? टैक्स बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं और कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रीमियम लिस्टिंग के तौर पर जा रहे हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाए। तो सबसे बड़ा जो रीजन है मेरी नजर में तो वो टैक्स से बचने की ही कोशिश होती है। लोग सेकेंडरी मार्केट में उनको अटेम्प्ट करते हैं, बट यू नो व्हाट, यू नो नीड टू अटेम्प्ट दीज थिंग्स बीइंग अब देखो, होता तो बहुत कुछ है, बट बीइंग अ मार्केट पार्टिसिपेंट या फिर एक समझदार जिसको अपने पैसे से, जिसको फ्रॉड होने से टू गेट स्कैम्ड, जिनको डरता है, उन लोगों के लिए सलाह है। सेकेंडरी मार्केट में भी चीजें अच्छी वैल्यूएशन मिल जाती है। ऐसा क्या है कि 1-1.5 साल हो गया एनएससी, लोग खरीदे ही जा रहे हैं सेकेंड अनलिस्टेड गेट में। क्यों खरीदना है आपको? कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज प्राइमरी मार्केट में नहीं मिलेगी? कई बार पता है क्या होता है, लालच बुरी दशा करता है, उस बात को आप समझे और बचिए। मतलब अगर किसी अभी से कुछ प्लेटफॉर्म्स थे मेरे, मनी कंट्रोल, अनलिस्टेड, आई एम नॉट श्योर, बट अनलिस्टेड शेयर में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो रिलायबल रिसोर्स ढूंढो। ऐसे ही नहीं कोई भी एडवर्टीजमेंट चल रहा है एंड यू आर गोइंग, इससे आपके पैसे को एक तो रिस्क तो है ही, और कोई लीगल प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता है फिर, राइट? क्योंकि आपने आपका जो जिससे आप ट्रांजेक्शन लेने की कोशिश करें वो इलीगलाइज्ड है ही नहीं, तो आपकी सुनी कहाँ जाएगी फिर? सो केस में तो ठीक है, उन्होंने बाहर ली, ये चले गए, पहुंच गए वहां पर, बट मोस्ट ऑफ केस में नो वन विल लिसन टू यू, राइट? तो इसके फिर आपका कोई साथ नहीं देगा, इस बात समझ लीजिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही कि अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने की इंटरेस्टेड हैं, मेरी नजर में तो कोई ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको हो तो मुझे बताना। वैसे मैं लिस्टेड शेयर्स पर ज्यादा बिलीव करती हूँ, या फिर अगर आपको करने हैं तो कंपनी डायरेक्ट जाओ, बात करो, खरीदो, इतना ही अच्छा बिजनेस है तो, राइट? तो देखिए, थोड़ा सा समझिए, डोंट डू दिस, आई मीन बी वेरी कॉशियस विद योर मनी। अच्छा मैम, लोग ये सोचते हैं कि अनलिस्टेड मार्केट में खरीद लेंगे शेयर्स तो सस्ते मिल जाएंगे, और जब फिर लिस्टिंग होगी तो उससे हायर प्राइस पे होगी, अच्छा फायदा हो जाएगा। लोग इस लालच में भी अनलिस्टेड मार्केट में जा रहे हैं, तो इससे कितना बड़ा खतरा पैदा हो रहा है? अच्छा, अगर वो डिस्काउंट हो गया, मान लो आप लेदा 2000 पे, ठीक है, वो चला 1000 पे, क्या करोगे आप? बिल्कुल, वो तो नहीं सुनेगा ना आपकी। और तो देखिए, प्रोबेबिलिटी वैसे, अगर आप रिस्क ले रहे हो तो लो, नहीं पता है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, तो रिस्क ले रहे हो तो आप लो ऐसा जिसको आप झेल सको। दैट इज द कोर, वो एक कोर बात, मतलब वो किसी भी बात का सारांश है। अगर आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा पैसे बनाने, ऑप्शन कर लो, कितना कितना बढ़िया है। मतलब 100 के 2 भी होते हैं, 2 के 100 भी, 100 के 2 भी होते हैं और 2 के 100 भी होते हैं, अगर आपको उतना ही रिस्क लेना है तो। बट व्हाई डू यू वांट टेक सच रिस्क? अगर आपको आती है, वो डोपामाइन आपका रिलीज ही तब हुआ, तो लो भैया, आई एम नॉट स्टॉप। बट बचिए, जितना हो सके बचिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इलीगल है। बिल्कुल। मैम, अच्छा, इसका असर हम देख सकते हैं कि इसकी जो भी एक वैल्यूएशन होगी उस पर भी इसका असर पड़ सकता है, जिस तरीके से अनलिस्टेड मार्केट में लगातार डिमांड राइज होती हुई नजर आ रही है। देखिए, यस, स्पेसिफिकली अगर इसका असर तो नेगेटिव आएगा, मतलब अगर रेट्स हो रही है ऐसी जगहों पर जहां पर अनलिस्टेड शेयर
ट्रांजेक्शन हो रही है, नहीं ट्रांजेक्शन हो रही है कि मैंने किस भाव पे हो रहे हैं उस पे नहीं जा रहे, बट अगर उन जगहों पर शिकंजा कसा जा रहा है, ऐसे जी बोलते हैं ना उसको, तो जी 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 बिल्कुल। शिकंजा का जा रहा है, तो डेफिनेटली लोग चौकस हो जाते हैं, थोड़े से थोड़े से सजग हो जाते हैं, और उस थोड़े समय के लिए वो जो वोलेटाइल वो जो भी एक्टिविटीज वो थोड़ी रुक जाती हैं, उसका असर इम्पैक्ट प्राइस में नेगेटिव आता है। ठीक है, तो यस प्राइस में आप शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब वो भी सेकेंडरी मार्केट में, मतलब अनलिस्टेड मार्केट में, प्राइमरी में कुछ नहीं बदला है, तो वो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत दिखती है, और उसका असर कितने हद तक आपकी प्रीमियम लिस्टिंग पर या फिर डिस्काउंट लिस्ट पर पड़ेगा या लिस्टिंग प्राइस पर पड़ेगा, अगर गैप बहुत ज्यादा है, अभी तो टाइम है उसको 5-6 है इसको लिस्टिंग होते होते टाइम लगे, अगर गैप बहुत ज्यादा है तो वो सारी चीज तब तक प्राइस इन आराम से हो जाती है, उस समय लोग भुना भी लेते हैं पोजीशन, दोबारा बाय भी कर लेते हैं। अनलिस्टेड मार्केट की बात रही हूँ, तो वो सारी चीजों के बीच में अगर गैप बहुत है टाइम का, तो वो चीजें नल एंड वॉइड कंडीशन में आ जाती है। बट मान लीजिए ये अभी बात हुई है और इसकी लिस्टिंग ही अगले 20 दिन के बाद में होने वाली है, तो फिर कंसर्न रेज हो जाता है, वहां पर प्राइस में फ्लक्चुएशन डिस्काउंट साइड पर ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है मैम, चलिए मैम एक आखिरी छोटा सा एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा, फिर हम शो को यहीं पर समाप्त करेंगे मैम, क्योंकि एनएससी की बात कर रहे हैं, अक्षत जी हैं लगातार हमें सवाल भेज रहे हैं ये, और इनका सवाल इसी पर है कि क्या एनएससी अनलिस्टेड शेयर 2029 रुपये के भाव पर लेना ठीक रहेगा? ये लॉन्ग टर्म के लिए कह रहे हैं कि मैं होल्ड कर सकता हूँ, तो आपसे शॉर्ट में इसका आंसर जानना चाहेंगे मैम। नहीं, HDFC आपको खरीदना है तो ICICI AMC खरीद, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है तो। सो प्लीज एवरीबडी बी, मैं आपको सिर्फ एनालिस्ट के तौर पर नहीं समझा रही हूँ, मैं आपको एक आप सिस्टर के तौर पर देख लीजिए, जी चलिए कि आपको मेरी बात पहुंच जाए, आप वैसे समझ लीजिए, बट डोंट डू दिस। अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको सेकेंडरी मार्केट में मिलती हैं, उनको बिल्कुल। पहचानो, उनको पकड़ो। अगर NSE आपने 2900 पर ले भी लिया और मान लो वो डबल भी हो गया, BSC भी डबल होना है, CDSL भी डबल होना है, MCX भी डबल ट्रिपल होना है, ICICI AMC जैसे स्टॉक्स भी डबल होने हैं। आपने अलग क्या कर लिया? अलग आपने सिर्फ इतना किया कि आपने रिस्क ज्यादा लिया। अगर आपको लगता है रिस्क ज्यादा लेने से आपको अच्छा लग रहा है तो लीजिए, वरना सजेस्टेड तो नहीं है। ओके, चलिए वीएलए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते आप कोई डिस्क्लेमर देना चाहें? ये सिमरन जी, बहुत सारी बातें आज भी हम लोगों ने डिस्कस की, इन जी मतलब स्टॉक्स बारे में भी काफी सारा डिस्कशन हुआ है। इन स्टॉक्स के साथ साथ मैं जो व्यू रखा है सब वो सिमिलर व्यू पर भी, जब भी मौका सेम ही व्यू रखा है। मेंबर्स के पास ये रिकमेंडेशन के तौर पर हो सकते हैं, और ट्रेडिंग के लिए हो सके या इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स हो विद इन द लिमिट ऑफ सेविंग्स दैट 1%। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, सेकेंड मार्केट में ही रिस्क बहुत है, ऐसे एनालिस्ट मार्केट में मत जाओ। आज की मार्केट, आज का डिस्कशन जो हुआ है उसका एक छोटा समराइजेशन दे रही हूँ। बाकी जो भी कर रहे हो पहले रिस्क को समझो और फिर अपॉर्चुनिटीज को चेस करिए। थैंक यू मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम।